जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 23 मई 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी टॉपिक्स हम लोग कवर अप करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर। और गाइज, ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। यहाँ पर यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप फटाक से कॉल करिए और अपने एग्जामिनेशन के बारे में बताइए और आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। और अगर आप बताएंगे कि आप करंट अफेयर्स के लेक्चर को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। ये है आज के टॉपिक्स जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो फटाक से अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए और जो भी टॉपिक्स अभी आते जाएंगे उसको आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, फोकस करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। और उसी दौरान मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिसको आपको अलग से अपने पास नोट्स बना के रखने हैं। तो चलिए, बिना समय वेस्ट किए सेशन को स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोग के कमेंट्स बाद में जो है वो देखूंगा। आज फटाफट टॉपिक्स को जो है वो कवर करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, यह है कांधा ट्राइब की टैटू ट्रेडिशन का टॉपिक, जो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आते हैं, पूछा जा सकता है कि कांधा ट्राइब जो है वो कहाँ की है। तो आइए गाइस, ओडिशा के अंदर कंधमल डिस्ट्रिक्ट है। यहां पर एक बहुत ही सदियों पुराना ट्रेडिशन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। कांधा ट्राइबल कम्युनिटी लिख लो आप। कांधा ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ की है? तो आपको ध्यान में रखना है, ओडिशा की एक कम्युनिटी है। सिर्फ इतना लिख लो आप, कांधा ट्राइबल कम्युनिटी ओडिशा की है। ये लोग गाइस क्या करते थे? टैटू लगाते थे। स्पेशली इनकी जो महिला है, जो पहले अपने फेस पर टैटू बनवाती थी, अब उन्होंने इस प्रथा को छोड़ दिया है। क्या आपको पता है कि ये टैटू सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं बल्कि प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता था? यस, ओरिजिनली ये प्रैक्टिस सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट एक डिफेंसिव मैकेनिज्म थी। सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट सोचिए आप। जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे ना, जो सामंत हुआ करते थे, लोकल राजा हुआ करते थे, इवन जो ब्रिटिशर्स के पीरियड में जो कॉलोनियल एजेंट्स हुआ करते थे, उनके अत्याचारों से बचने के लिए कांधा ट्राइब की महिला अपने चेहरे पर टैटू कवर करती थी ताकि वो लेस अट्रैक्टिव लगे। सोचिए कितनी गलत बात है। हमारी कंट्री के अंदर की महिलाओं को जो है वो लेस अट्रैक्टिव दिखने के लिए अपने फेस को जो है वो टैटू से छुपाना पड़ता था, और जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन। सोचिए आप, ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। देखो यहां पर लिखा है, राइट, ये महिलाएं जो है इन्होंने ब्यूटिफिकेशन के लिए टैटू नहीं बनवाया, प्रोटेक्टिव मेजर्स के लिए टैटू बनवाया था। जो सामंत थे, राजा थे, उनसे बचने के लिए। सोचिए आप, कितनी दुख वाली बात है ये। और इस प्रैक्टिस का उद्देश्य सिर्फ कल्चरल या ब्यूटिफिकेशन नहीं था, बल्कि ये जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स था, जो क्लियरली आपको पता होना चाहिए। और अभी अगर मैं आपको बताऊं तो आज के समय पर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि 40 साल से कम एज की किसी भी महिला के चेहरे पर ट्रेडिशनल मार्किंग नहीं मिलती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कल्चरल शिफ्ट भी है। और इस चेंज के पीछे की वजह है एजुकेशन लेवल का बढ़ना, सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स क्रिएट करना, और फिर इंडिविजुअल चॉइस को प्रमोट करने वाली सिविल सोसाइटी का हस्तक्षेप। क्या आप मानते हैं कि कल्चरल प्रैक्टिस को समय के साथ इवॉल्व होना चाहिए या हमें उन्हें प्रिजर्व करना चाहिए? मतलब अब देखिए आप, ये प्रैक्टिस जो थी चेहरे पर टैटू बनाने की, जो उनका एक कल्चर बन गया था, बट स्टार्टिंग में ये चेहरे पर टैटू अपने खूबसूरती को छुपाने के लिए बनाती थी, बट अल्टीमेटली एक कल्चर बन गया। अब ये कल्चर जो है वो खत्म होता जा रहा है। तो क्या हमें इस कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहिए या नहीं? आपका क्या विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएंगे। तो कांधा के बारे में आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो कांधा या फिर कोंड, KHOND, खोंड, ठीक है, ये दोनों चीज लिखिएगा। इनको खोंड भी बोलते हैं। जहां पर आपने कांधा ट्राइब लिखा ना, वहां पे खोंड लिखिए, खोंड। ओडिशा की सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी है। मेनली कंधमल, रायगढ़, कलहंडी, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में ये रहते हैं। ये कुई या कुवी लैंग्वेज बोलते हैं। ये भी लिखिएगा, कौन सी लैंग्वेज है इनकी? कुई या कुवी लैंग्वेज। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं।
ये दोनों द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती हैं, ये फैक्ट भी आप लिखेंगे। ये द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली की ये लैंग्वेज है, कुई या फिर कुवी। और कांधा शब्द तेलुगु के कोंडा से आया है, जिसका मतलब होता है पहाड़, हिल, जो इनके हिली रीजन सेटलमेंट्स को सिग्निफाई करता है कि ये पहाड़ में रहने वाली ट्राइब्स हैं। और ट्राइब के सब ग्रुप्स में आते हैं, जैसे कि देसी देसिया कांधा, डोंगरिया कांधा, कुतिया कांधा। तो ये हम लोग को देखने को मिलते हैं कि इनके सब टाइप्स हैं। ये भी चाहो तो लिख लो आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो डोंगरिया कांधा और कुतिया कांधा जो हम लोग को देखने को मिल रही है, ये बेसिकली पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पीवीटीजीज की कैटेगरी में आती हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ये क्या होते हैं? कमेंट बॉक्स पे इसकी डेफिनेशन मुझे लिखकर बताएंगे आप लोग। पीवीटीजी का फुल फॉर्म याद भी रखना है आप लोग को, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। और कांधा के सब ग्रुप्स को याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइज ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट कल्चरल येट सोशियो एंथ्रोपोलॉजिकल एक टॉपिक था। और ऐसे टॉपिक सिविल सर्विसेज के मेंस में सोसाइटी एंड कल्चर वाले सेक्शन में काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और ये कांधा कम्युनिटी के थ्रू हमें समझने को मिलता है कि कैसे कल्चर ऑपरेशन ऑपरेशन यानी कि जो प्रताड़ना जो होती थी उनके खिलाफ एक रेजिस्टेंस बन जाता था। देखो कल्चर जो बना वो एक टाइम पर इस तरीके से इवॉल्व हुआ कि महिलाओं को बचाना था, राइट। फिर समय के अनुसार जो है वो बदलाव भी हुए। तो ये फैक्ट्स थोड़े से जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। इस टॉपिक में सिर्फ यही चीज थी जिनके बारे में बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। और देखो फिजिकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी इसका हम लोग को देखने को मिला। बच्चियां जो है वो प्रॉपरली खाना नहीं खा पाती थी टैटू बनने के बाद काफी दिनों तक, है ना। तो ये सब इश्यूज भी हम लोग को देखने को मिलते थे। और इस दर्दनाक घटना की याद कई लोगों को जीवन भर सताती है। भाई अगर आप टैटू बनवाएंगे, मैंने भी अपने हाथ में एक बार गलती से टैटू बनवा लिया था। गलती इसलिए, आप लोग मत बनवाना अभी आपके सिलेक्शन तक, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंटेलिजेंस सर्विस आपको जो है वो मिल नहीं पाएगी अगर आपने टैटू वगैरह जो है वो करवा लिया। बाकी आईएएस वगैरह के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ इंटेलिजेंस फिर भी, उसमें भी अगर आईएएस में भी जाते हो आप तो इन फ्यूचर कई बार दिक्कतें जो है वो हो सकती है, तो अभी अवॉइड करो टैटू वगैरह। बाकी कोई दिक्कत नहीं है आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर एज सच। बट हाँ इन फ्यूचर जो है वो इंटेलिजेंस में अगर आपको इंटरेस्ट हुआ, उसमें आप घुसना चाहोगे, तो आपको दिक्कतें जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये चीजें हैं। तो कल्चरल आइडेंटिटी बनी इनकी, फिर धीरे धीरे करके जो है ये घटता गया। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक था। बाकी इसमें और कुछ नहीं है ज्यादा एज सच जो आपको समझने वाली चीज रहे। ये पूरी चीज उन्होंने फिर से जो है वो रिपीट भी कर दी है। ठीक है। देखो जो एक टाइम पर सिंबल था डेस्परेशन का, हताशा के प्रतीक के रूप में जो है वो शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे पहचान का प्रतीक बन गया, इनकी आइडेंटिटी बन गया, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। वाइल टैटूज है वो अपने आप फेड हो जाते थे। वो फिर ये स्टोरी भी बता रहे हैं कम्युनिटी के सर्वाइवल के लिए, कम्युनिटी को सर्वाइव करना था इसलिए उनकी औरतों ने जो है ये टैटू अपने फेस पर बनवाए। तो ये ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना है आप लोगों को, और ये वाली चीज थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो और लाइक का बटन प्लीज जरूर हिट करिए। टॉपिक अगर अच्छा लगा है आपको, पूरी चीज क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई है। क्योंकि देखो होता क्या है गाइस कि हर एक चीज पूरे आर्टिकल के अंदर पढ़ने वाली नहीं होती है, समझने वाली होती है, राइट। और यही तो मैं आप लोग के लिए चीजें आसान करता हूँ। अगर आपको पढ़ना ही होता तो आप खुद ब खुद जो है वो पढ़ लेते, कुछ है नहीं उसमें। बट क्या होता है, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग शॉर्ट तरीके से प्रोवाइड करना इस ये मेरा टास्क है। ये मैं मानता हूँ कि भाई आप लोग का टाइम भी बचे और कम टाइम पे आपको पूरी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे गाइस। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मनरेगा में वेज डिलेज। और आपको शायद याद हो गाइस, मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना भी जरूर, क्या ये टॉपिक आप काफी समय से नहीं सुन रहे हो कि मनरेगा क्या? मुझे फुल फॉर्म बता सकते हो मनरेगा का? तो मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये इंडिया का एक डिमांड ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट स्कीम है गाइस। यानी कि ये गांव क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है, रोजगार प्रोवाइड कराती है। अब सोचिए आप, इतनी बड़ी स्कीम और इस स्कीम के तहत लोगों को पैसे ही नहीं मिल रहे हैं तो कितनी समस्या लोग फेस करेंगे। कम ऑन। और ये वाली समस्या आप काफी समय से नहीं सुन रहे हो, लगातार आ रही है। बट इसका
निवारण अभी तक हो नहीं पा रहा है। चलिए आइए कुछ पॉइंट्स मैं आपको जो है वो बताना चाहूंगा इससे रिलेटेड, इस स्कीम के बारे में, इस योजना के बारे में। सबसे पहले तो ये पॉइंट्स आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। हर वैसे तो आपको याद होंगे, जिन लोग को याद है उनको लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए कि 100 दिन का अनस्किल्ड मैनुअल लेबर का लीगल राइट मिलता है। क्या मिलता है? लीगल राइट। ये इंश्योर करता है कि 100 दिन तक अनस्किल्ड मैनुअल एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक साल में सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाए गांव क्षेत्रों में। यानी कि गांव क्षेत्र में जो घर है उसमें से एक व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट उसको मिले, एक व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट मनरेगा के तहत मिले। और ये अनस्किल्ड मैनुअल एम्प्लॉयमेंट है। इसका मतलब ये है कि जैसे रोड वगैरह बनाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, उस टाइप का ये एम्प्लॉयमेंट है। और ये एक लीगल राइट है। लीगल राइट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस कानून के तहत ये अधिकार जो है वो प्राप्त है उनको, मनरेगा एक्ट 2005 के तहत। काम 15 दिन के अंदर मिलना चाहिए, यानी कि जैसे ही किसी अगर वर्कर ने रजिस्टर किया तो उसको 15 दिन के अंदर काम अलॉट हो जाना चाहिए, वरना उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा। यानी कि काम नहीं दे रहे हो आप तो भी उनको पैसे देने पड़ेंगे 100 डेज के लिए, गारंटीड। मिनिमम 1/3 बेनिफिशरीज महिलाएं होनी चाहिए इसके अंदर। ये फैक्ट भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि 1/3 जो वर्कर्स हैं उनमें महिलाएं जो है वो होनी चाहिए। मिनिमम 60-40 का रेशियो जो होता है वो वेज और मटेरियल कॉस्ट पर लगाया जाता है कि 60% वेज और 40% मटेरियल कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है। क्या आपने अपने मतलब गांव में या आपके आसपास जो गांव है वहां पर मनरेगा के थ्रू कोई काम होता हुआ देखा है? अगर हाँ तो क्या वहां टाइम पर पेमेंट होती है? आपका क्या एक्सपीरियंस है? या फिर आपने क्या पता किया इस चीज के बारे में? क्या मुझे रियल टाइम एक्सपीरियंस इसका आप बता पाओगे? आपके आसपास कोई लोग हैं अगर उनसे पूछ कर, राइट? क्योंकि देखो क्या होता है, अल्टीमेटली आप आने वाले समय के अधिकारी बनने वाले, तो आपको ग्राउंड लेवल पर क्या चीज चल रही है उसकी भी ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। देखो क्या होता है कि आर्टिकल्स तो आते ही आते रहते हैं, बट मेन जो चीजें होती है ना वो हम लोग को ग्राउंड लेवल पर भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही तो होती है रियलिटी। अब देखो आप, होता यह है कि अभी एक लिबटेक इंडिया की रिपोर्ट आती है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की, उसमें कुछ शॉकिंग फैक्ट्स देखने को मिले। क्या देखने को मिले? देखो, रजिस्ट्रेशन बढ़कर हो गई है 14.98 करोड़, यानी कि 8.6% का रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी हुई, लेकिन परसेंट डेज ऑफ वर्क घट के 7.1% हो गया। यानी कि लोगों को काम नहीं मिल रहा है, राइट? सिर्फ 7% फैमिलीज को पूरा 100 दिन का काम मिला है। ओडिशा के अंदर 34.8%, तमिलनाडु के अंदर -25.1%, राजस्थान में -15.9% में सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ, यानी कि अ, गिरावट देखने को मिली। महाराष्ट्र के अंदर हालांकि बढ़ोतरी हुई है 39.7%, बिहार के अंदर भी इंक्रीज हुआ है, राइट? बट यहां पर काफी सारे क्षेत्रों में गिरावट भी देखने को मिली, जिसके आंकड़े देखो यहां पर है। ये सब आंकड़े आप लोग को याद रखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, बट टोटल एम्प्लॉयमेंट डिलीवरी जो है वो गिरी है। अब एग्जैक्ट आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मनरेगा स्कीम जो है वो आज की डेट में अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रही है। 100 डेज की जॉब जो है वो सभी लोगों को मिल नहीं रही है, और प्रॉपर टाइम पर पेमेंट भी जो है वो रिलीज नहीं हो रहे हैं। अब ये डेटा जो है वो इनफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन को दर्शाता है कि यानी कि ये स्कीम प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। और रीजनल डिस्पैरिटीज भी दिखा रहा है कि महाराष्ट्र क्षेत्र में, बिहार क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, बट ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान में गिरावट देखने को मिली। यानी कि हर जगह ये स्कीम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है जैसा इसको करना चाहिए। पेमेंट प्रोसेस गाइस 2 स्टेज में होती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली मस्टर रोल, मेजरमेंट, एफटीओ 8 दिन के अंदर करती है। स्टेज टू के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट 7 दिन में पैसे ट्रांसफर करती है, बट 71% पेमेंट स्टेज 2 में डिले हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट जो है वो रिलीज नहीं हो रहा है। अब 15 दिन के बाद हर दिन 0.05% कंपनसेशन देना चाहिए, बट ओनली 3.76% ही एक्चुअल में दिया गया है। सोचिए आप, यानी कि लोगों को मुआवजा तक नहीं मिल रहा उनकी पेमेंट्स में डिले का। तो आपको क्या लगता है कि इस डिले के लिए अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होनी चाहिए, स्टेट या सेंटर पर? क्या बोलते हो आप? क्या लगता है आपको कि अकाउंटेबल कौन होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले या फिर पैसा देने वाले? ऑब्वियस ही बात है, जब तक पैसा रिलीज नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बताऊं जो मुझे लगता है कि वो यही है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम पर पैसा जो है वो नहीं पे करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे फॉरवर्ड करेगी उस चीज को? और यही स्टेट गवर्नमेंट्स की शिकायतें हैं कि भाई सेंटर की तरफ से जो है वो प्रॉपर टाइम पर जो है वो पैसा नहीं आ रहा है। इवन आपको पता है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में भी कई प्रॉब्लम्स हैं। काफी सारे जो लेबर्स है ना, उनका बायोमेट्रिक ही नहीं हो पाता वेरिफिकेशन। इसमें भी काफी प्रॉब्लम्स वर्कर्स ने फेस जो है वो करी है।
इसके बारे में पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आधार और बैंक अकाउंट मैपिंग में एरर्स थे, लिंक ही नहीं थे, तो बेचारों को पैसा ही नहीं मिल पा रहा। छत्तीसगढ़ में 11.4% रिजेक्शन रेट है। 21,537 जॉब कार्ड्स अफेक्ट हुए हैं इसके कारण। 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का पेमेंट फेल हो गया। सोचिए आप। तो ये चीज जो है वो आपको थोड़ी सी पता भी होनी चाहिए कि देखो प्रॉब्लम जो वेज पेमेंट सिस्टम में हम लोग को देखने को मिली, ये मैंने आपको जो स्टेज 1 स्टेज 2 जो है बताया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। बट हाँ, एक मोटे मोटे तौर पर आपको पता होना चाहिए। देखो लिखा है पेमेंट जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए प्रायोरिटीज करने चाहिए, राइट। अब इसमें भी प्रायोरिटीज इन्होंने की है भी वोट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ क्षेत्रों में, बट दूसरों को नहीं दे रहे। तो इक्वलिटी भी एक प्रकार से नहीं, कि काम तो सभी लोग कर रहे हैं, बट आप जाति के आधार पर भी अगेन लोगों को जो है वो डिवाइड कर रहे हो इस तरीके से, तो ये गलत है भाई। जिसने काम किया उसको टाइम पर पेमेंट तो मिलना चाहिए। टाइम पर पेमेंट नहीं मिलेगा तो उनको कितनी तकलीफें होंगी। देखो ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई, आंकड़े यहाँ पर लिखे हुए हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस कि ये सब आंकड़े याद रखना। बजट बजट की बात करें अगर हम लोग, ये क्या चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। लगभग 86,000 करोड़ से एलोकेट हुए, 82,963 करोड़ खर्च हो गया। 106%, यानी कि जितना एलोकेट किया गया था उससे ज्यादा इन्होंने खर्च किया। मतलब डिमांड अंडर एस्टिमेट हुई है। मतलब कहीं ना कहीं जितनी डिमांड है उस अकॉर्डिंग जो है वो बजट सही तरीके से तैयार नहीं किया गया। तो यहां पर गलती जो है वो किसकी है? बजट तैयार करने की गलती। देखो लिखा है कि भाई 106% हमें देखने को मिल रहा है कि खर्चा हो गया। 100% बजट इन्होंने बनाया, 86,000 करोड़ का बजट बनाया, और 86,000 करोड़ का जो है वो उन्होंने बजट बनाया, और 2.64 लाख करोड़ से भी कम हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि जिसको सपोर्टिव ग्रुप ने जो है वो रिकमेंड किया था, इतना ज्यादा अमाउंट में बजट। और 82,963 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हो गए 2024-25 में। जो एलोकेटेड बजट का जो है वो 106% जो है वो बताया जा रहा है। यही यही तो ये गड़बड़ियां हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही हैं। 2022 से 24 में 7.8 करोड़ वर्कर्स जो है वो डिलीट हो गए, हटा दिए गए, टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण, वेरिफिकेशन नहीं हो रहा उसके कारण, है ना। तो इसमें अल्टीमेटली समस्या जो है वो किनको फेस करनी पड़ी? बेचारे वर्कर्स को, गांव क्षेत्र में रहने वाले बेरोजगार लोगों को। तो अगर ऐसी स्कीम जो है वो सही तरीके से ऑपरेट नहीं करेंगी भाई, तो फिर दिक्कतें जो है वो बढ़नी ही है। तो क्या करें हम? तो बजट बढ़ाना पड़ेगा, 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ तक का इसका बजट रखना पड़ेगा। आधार बेस्ड सिस्टम को सिंप्लीफाई करो या उसको रिप्लेस कर दो भाई। टाइम पर कंपनसेशन इंश्योर करो ऑटोमेटेड सिस्टम से। रियल टाइम डैशबोर्ड तैयार करो। एमआईएस इंटीग्रेट करके मॉनिटरिंग को जो है वो इंप्रूव करो, राइट। ट्रैकिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कास्ट बेस्ड सीक्वेंसिंग ऑफ पेमेंट को खत्म करो, कि भाई कास्ट के आधार पर आप जो है वो पेमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो उससे दूसरे लोग जो है वो हताश होंगे। भाई जिसने काम किया उसको पेमेंट मिलनी चाहिए ना। तो क्या आपको लगता है कि आधार को मैंडेटरी बनाकर हम सोशल वेलफेयर को एम्पावर कर रहे हैं या रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? भाई आधार अगर आप मैंडेटरी जो है वो कर रहे हो एक तरफ से, और मैंने कही, मैं खुद आपको बताता हूँ, हमारे खुद खुद के जो है वो ये कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, जैसे हम लोग खुद ऑपरेट भी करते हैं, जिसमें काफी सारी स्कीम्स से लोगों को जो है वो जोड़ते हैं। तो आपको पता है, मैंने कई बार जो है वो देखा है कि काफी सारे लेबर जब आते हैं ना अपने फिंगरप्रिंट जो है वो लगाने उस पे बायोमेट्रिक सिस्टम पे, तो उनका फिंगरप्रिंट लेता नहीं है। इवन वर्कर छोड़िए, मेरे काफी सारे लोगों का ऐसा इशू भी है। मेरे इवन खुद के छोटे भाई का एक इशू है, उसका फिंगरप्रिंट आ नहीं पाता फिंगरप्रिंट स्कैनर में। वो है काफी, वो बायोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, और कई बार वर्कर्स इतनी, मतलब ऑब्वियसली होते हैं, मैन्युअल लेबर जो है वो करते हैं, तो होता है ना कि इतनी मेहनत कर ली कि हाथ की लकीरें तक मिट गई। तो ऐसी भी कई बार चीजें जो है वो होती हैं कि जिसके कारण से वो बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो वेरीफाई नहीं कर पाता, और जब बायोमेट्रिक सिस्टम वेरीफाई नहीं कर पाएगा तो उनको पेमेंट टाइम पर नहीं मिल पाएगी, स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो सोचिए कितने हताश होंगे वो लोग जिन लोगों को एक्चुअल में इस चीज की जरूरत है, एक्चुअल में पेमेंट चाहिए, एक्चुअल में जो है वो जिनको मदद की आवश्यकता है, उनको मदद नहीं मिल रही है। समझ रहे हो आप? तो मनरेगा के बारे में इस टॉपिक के अंदर बस आपको पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कमियां आज की डेट में मनरेगा के अंदर है, क्योंकि इसकी कमियों से रिलेटेड आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे गाइस। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं हम लोग। एक हाई लेवल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी से जुड़ा ये टॉपिक है जिस पर हम लोग अभी बात करने वाले हैं, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम और उसके मिसयूज से जुड़े खतरे के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक है, स्पेशली इंटरनेट सिक्योरिटी, स्पेस, साइबर डायमेंशन में ये इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आइए
बिना टाइम वेस्ट किए अगेन इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। 22 अप्रैल 2025 को एक घटना घटी, आप सभी लोग इससे वाकिफ हैं। पहलगाम के अंदर एक घटना घटी, टेररिस्ट अटैक हुआ। इसने सैटेलाइट नेविगेशन के मिसयूज पर सीरियस चिंता व्यक्त करी है। सैटेलाइट नेविगेशन के मिसयूज पर एक रिपोर्ट्स बता रही है कि टेररिस्ट ने चाइना के बेडोऊ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किया अपने मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने के लिए, इंडियन सर्विलांस से बचने के लिए। सोचिए आप, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एसिमेट्रिक वॉरफेयर का, जहां नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि जैसे कि ये जो टेररिस्ट होते हैं, है ना, ये फॉरेन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके, यानी कि जैसे चाइना की नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करके सिक्योर कम्युनिकेशन और लोकेशन एनोनिमिटी लेते हैं, यानी कि उनको कोई ट्रैक ना कर सके, ऐसी चीज कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये फॉरेन सैटेलाइट सिस्टम का ओपन एक्सेस इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन रहा है? ऑब्वियसली। टॉपिक समझ में आया? भी नहीं आया होगा मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों को। सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ये टेररिस्ट लोगों ने जो है वो क्या किया, चाइना के बेडोऊ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, जैसे कि यूएसए का जीपीएस है ना, वैसे ही चाइना का ये बीएनएस है। तो ये जो सिस्टम है चाइना का, इसका इन्होंने उपयोग किया, यानी कि सिंपल सिंपल शब्दों में चाइना का जीपीएस का इन्होंने उपयोग किया अपने टेररिस्ट ने अपने मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने के लिए और इंडिया के मॉनिटरिंग सिस्टम से बचने के लिए। अब बात को समझना ध्यान से, पहले मैं आपको नेविगेशन सिस्टम जो है वो थोड़ा सा समझाता हूं। तो अब देखो, नेविगेशन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम क्या है? तो सैटेलाइट बेस्ड पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग, पीएनटी सिस्टम का उपयोग सिर्फ गूगल मैप्स तक सीमित नहीं रहता गाइस। जैसे हम आज की डेट में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाते हैं तो गूगल मैप हमें गाइड करता है ना। बट ऐसे ही जैसे यूएसए का है ये जीपीएस जिसके बारे में हम बात करते हैं, इंडिया का नेविक है ना, चाइना का बिडोऊ है, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है, रशिया का ग्लोनास है। ये याद रखना, ये चूज द करेक्ट पेयर मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आते हैं तो लिख लो। जीपीएस यूएसए का, चाइना का बिडोऊ, फिर इसके अलावा नेविक हमारा, इवन गगन सिस्टम भी हमारा है, एविएशन के लिए है ये गगन सिस्टम। गगन के आगे एविएशन लिख देना, ये भी हमारा है। फिर रशिया का लिख लो ग्लोनास, रशिया GLONASS, रशिया ग्लोनास। और एक और लिख लो यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो, GALILEO, गैलीलियो। ये चूज द करेक्ट पेयर मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब आगे के कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। ये जो सैटेलाइट्स होती हैं गाइस, ये रियल टाइम बेसिस पर मॉनिटरिंग करती हैं, चेक करती हैं कि सैटेलाइट के माध्यम से कौन कहां पर है कौन कहां पर नहीं है। और सिक्योर मिलिट्री कम्युनिकेशन होता है ये इसमें, यानी कि इसमें एक ऐसा पार्ट होता है कि जो सिर्फ मतलब जिसको आपने एक्सेस दिया है सिर्फ वही इसका यूज कर पाएंगे, तो ये सिक्योर्ड कनेक्शन होता है। इनक्रिप्टेड डेटा ट्रांसफर होता है इसमें, कम्युनिकेट अगर आप करते हो एक से दूसरे व्यक्ति को, तो सैटेलाइट के माध्यम से बिल्कुल इनक्रिप्टेड होता है कि जिससे कि बाहर कोई इसको ट्रैक ना कर सके, मॉनिटर ना कर सके। यही इसी सिस्टम का तो इन लोगों ने उपयोग किया था। और आप जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं टेररिस्ट ने चाइना का उपयोग किया और चाइना और पाकिस्तान की बन रही है, तो आप रिलेशन बना ही सकते हैं। ये पूरी मिली भगत थी चाइना पाकिस्तान की। फिर डिजास्टर रिस्पॉन्स में भी ये हेल्प करता है ये वाला सिस्टम। बट मैं आपको इसके फायदे और इसके नुकसान के बारे में थोड़ा सा जो है बताना चाहूंगा। सिविलियन के लिए तो उपयोग है, देखो ये गगन के बारे में बात करें तो ये गगन सपोर्ट करता है एविएशन को और मिलिट्री ग्रेड जीपीएस ऑगमेंटेशन को। मतलब इंटरनेशनल रीच और पब्लिक रीच इसका लिमिटेड होता है, हमने सिर्फ अपनी मिलिट्री के लिए इसको जो है वो रखा हुआ है और हमारे सिक्योरिटी सिस्टम के लिए इसको हमने रखा हुआ है। बट मैं आपको कुछ चीजें इसकी जो है बताऊंगा इसकी। अच्छा, प्रो और कॉन्स इसमें नहीं लिखे हैं। मेरी बातें सुनो बस आप ध्यान से अभी। सबसे पहले देखो, सबसे पहली चीज तो हम लोग इंडिया के अंदर इसका उपयोग करते हैं हमारी बॉर्डर की सर्विलांस के लिए, यानी कि बॉर्डर एरियाज को मॉनिटर करने के लिए। देखते हैं हम लोग की बॉर्डर में किसी का मूवमेंट तो नहीं हो रहा, इस सैटेलाइट्स के माध्यम से, नेविगेशन सैटेलाइट के माध्यम से। समझे आप? पहला पॉइंट। दूसरा, ड्रोन नेविगेशन रग्ड टेरेन में होता है, यानी कि सैटेलाइट को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं ड्रोन से और फिर उस अकॉर्डिंग हम जो है वो ड्रोन को ऑपरेट करते हैं। तीसरा, गगन जो हमारा है वो हमारी सिविल और मिलिट्री एविएशन में भी हेल्प करता है। फिर रीसेट सैटेलाइट जो है RISAT, इसका उपयोग जो होता है वो बॉर्डर क्षेत्र में जो है वो फोटोज कैप्चर करने के लिए होता है। बट इसका खतरा इंडिया के लिए बताऊं क्या है?
टेररिस्ट ने उपयोग किया चाइना की ये नेविगेशन सिस्टम को, बेडोऊ को, राइट। शॉर्ट मैसेजिंग फीचर है इसमें, यानी कि इस टेररिस्ट को आपस में बातचीत करनी थी तो उन्होंने इसका उपयोग किया, जिससे कि हमारी एजेंसी जो है वो उसको वो पकड़ नहीं पाई, मॉनिटर नहीं कर पाई। पाकिस्तान ने बेडोऊ को मिलिट्री इंटीग्रेशन में ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है, पता है आपको। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो चाइना का ये वाला सिस्टम जो है वो यूज कर रही है, और बेडोऊ की एक्यूरेसी जो है वो उसको और अच्छा बनाती है। इवन जम्मू एंड कश्मीर जैसे टफ टेरेन वाले क्षेत्र में वहां पर भी प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। तो अगर नेविक सिर्फ रीजनल है और बेडोऊ ग्लोबल है, तो क्या हमें भी ग्लोबल एक्सपेंशन पर फोकस करना चाहिए? ऑब्वियसली यस। हमें अपने नेविक को जो है वो और बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हम जो है वो दूसरे एरियाज को भी जो है वो मॉनिटर कर सकें, कंट्रोल कर सकें, जो चाइना कर रहा है, निगरानी रख सकें। इंडिया के पास गई चैलेंजेस भी तो बहुत सारे हैं ना, हम लोग के लिए देखो ये चैलेंजेस है आज की डेट में। ये बिडोऊ और जीपीएस पे ज्यादा निर्भरता है हमारी, मतलब डिजिटल सॉवरेनिटी का कॉम्प्रोमाइज हो गया। मतलब सोचिए आप कि हम जो है वो अगर हमें नेविगेशन ग्लोबल लेवल पर यूज करना है तो जीपीएस का ही हम यूज कर रहे हैं या बिडोऊ का यूज कर रहे हैं, है ना, चाइना की या यूएसए की टेक्नोलॉजी का। और ये जीएनएसएस मिसयूज हो रहा है प्रॉक्सी वॉरफेयर के लिए, इसका उपयोग अब टेररिस्ट कर रहे हैं, जो कि एक रिपोर्ट के थ्रू आई गया कि टेररिस्ट ने इस नेविगेशन सिस्टम का, बिडोई नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किया कम्युनिकेट करने के लिए, जिससे कि इंडियन इंटेलिजेंस जो है वो इनके कम्युनिकेशन को ट्रैक ना कर पाए, इनके मूवमेंट्स को ट्रैक ना कर पाए। इनने हमारे सर्विलांस से बचने के लिए इनका उपयोग किया। तो कहीं ना कहीं ये चाइना और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी इस अटैक में, जो कि साफ साफ नजर आ रहा है, दिख ही रहा है हम लोगों को। जियोटेक डोमिनेंस है चाइना का, बेडोऊ जो है वो एक्टिवली श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश जैसी कंट्री में भी नजर आ रहा है। और इंडिया की स्पूफिंग और जैमिंग कैपेबिलिटीज अभी भी लिमिटेड है। हमारे यहाँ के जैमर्स उतने स्ट्रांग नहीं है कि वो इस प्रकार के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम या कम्युनिकेशन सिस्टम को जो है वो ब्लॉक कर सकें या उसको क्रैक कर सकें। फिर रियल टाइम स्पूफ डिटेक्शन अभी पूरी तरह से फंक्शन नहीं है, यानी कि इमरजेंसी वाली सिचुएशन में हम पूरी तरह से उनके सिस्टम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर हमें कोई इंटेलिजेंस चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए और हमें लग रहा है कोई शक हो रहा है उस दौरान, तो हम किसी भी प्रकार से जो है वो सिस्टम के साथ जो है वो इंटरफियर नहीं कर सकते। तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है जो हमें काफी पीछे जो है वो करता है। देखो, तो क्या करना चाहिए हमें? तो सबसे पहली चीज तो भाई हमें ग्लोबल फुटप्रिंट बनानी पड़ेगी, हमें अपने नेविक के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा। और आज का आपके लिए टास्क है, आप नेविक के बारे में जो है पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आपको इसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि नेविक हमारा जीपीएस है, ये मान के चलो, जैसे यूएसए का है ना जीपीएस, वैसे हमारा नेविक है। हम लोग को इसे स्मार्टफोन लॉजिस्टिक डिफेंस सिस्टम के साथ शामिल करना पड़ेगा। और हमें रीसेट टाइप सैटेलाइट्स, यानी कि रियल टाइम सर्विलांस के लिए और सैटेलाइट्स ऐसी जो है वो हमें लगानी पड़ेगी, जिससे कि हम रियल टाइम बेसिस पर जो है वो फोटोज जो है वो देख सकें, रियल टाइम पिक्चर्स जो है वो देख सकें, और जिसका एक्सेस सिर्फ हमारे पास हो। जैमिंग और स्पूफिंग डिटेक्शन टूल्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि हम इस प्रकार के कम्युनिकेशन जो होते हैं टेररिस्ट के बीच में उसको ब्रेक कर सकें, है ना। नेविक को जो है हम लोग को नेबरहुड में भी प्रमोट करना चाहिए, यानी कि आसपास की कंट्रीज में भी नेविक को जो है वो प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि दूसरी कंट्रीज भी नेविक का उपयोग करें, एक्सेस हमें प्रोवाइड कराएं, जिससे कि टेररिस्ट के मूवमेंट को या इस प्रकार की लीगल स्मगलिंग एक्टिविटीज, इन सब के मूवमेंट्स को हम लोग ट्रैक कर सकें सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और जीएनएसएस सिस्टम का मिसयूज जो हो रहा है, इसको हम लोग को यूनाइटेड नेशन फोरम पर इस पर आवाज उठानी पड़ेगी कि ऐसी कंट्री, चाइना जैसी कंट्री जो है वो ये नॉन स्टेट एक्टर्स को ऐसी टेक्नोलॉजी का एक्सेस ना दें। वरना कुल मिलाकर जो पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, सेम चाइना भी अपनी टेक्नोलॉजी से वही सेम चीज जो है वो कर रहा है, चाइना भी पीछे नहीं है इस चीज में। तो इंडिया के नैविक वर्सेस चाइना के बिडोऊ, ये याद रखें कि नैविक रीजनल है, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए ग्लोबल एक्सपेंशन अब हमें जरूरी है करना। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि अब हमें अपने नैविक को जो है वो एक्सपैंड करने की आवश्यकता है, बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑपरेशन ओलिविया, और उसके रीसेंट सक्सेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये भी जीएस पेपर 3 के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के सेक्शन में। तो आइए, ऑपरेशन ओलिविया गाइस, ये एक समुद्री क्षेत्र का संरक्षण वाला कैंपेन है, समुद्र मरीन कंजर्वेशन
कैंपेन जो इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा हर साल कंडक्ट किया जाता है नवंबर से मई के बीच में, लिख लेना। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो इसे इसे कंडक्ट करती है, ऑपरेशन ओलिविया को। अब देखो, ऑलिव रिडले टर्टल नाम सुना है आपने? बहुत इंपॉर्टेंट टर्टल्स ये हम लोग को देखने को मिलते हैं, छोटे टर्टल्स होते हैं, ये बहुत प्यारे से दिखते हैं, कभी इनकी फोटो देखना गूगल पे। ये अपनी मास नेस्टिंग के दौरान मास नेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं। अरीबाड़ा इनको बोलते हैं ना मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनकी मास नेस्टिंग साइट्स जो हम लोग को देखने को मिलती हैं। ओडिशा के रूशी कलिया, गरीमाथा, देवी बीच, ऐसे मेजर नेस्टिंग साइट्स पे इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए मिशन है, ये ऑपरेशन। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ये ऑपरेशन कंडक्ट करती है कि ऑलिव रिडले टर्टल्स जो जाकर अंडे दें तो उनकी स्मगलिंग ना हो, इलीगल एक्टिविटीज ना हो, और उनको संरक्षण प्रोवाइड किया जाए। टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस का प्रमोशन होता है फिशरमैन में, यानी कि मछुआरे जो जाला फेंकते हैं ना, तो उनके जाले जो है वो इतने बड़े हों कि उससे टर्टल जो है वो निकल सके यार। तो उस पर हम लोग जो है वो मेनली टारगेट करते हैं कि बेचारे टर्टल जो है वो उनके जाले में ना फंस जाए। आपको पता है फरवरी 2025 में इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऋषि कुलिया के माउथ पर, यानी कि उस नदी के जो समुद्र से मिलती है ना नदी, उसका माउथ जो है, यहां पर 6.98 लाख ऑलिव रिडले टर्टल्स को प्रोटेक्ट किया। 7 लाख के आसपास सोच लो आप, ऑलिव रिडले टर्टल्स को इंडियन कोस्ट गार्ड ने प्रोटेक्शन दिया। और क्या आपको पता है कि इंडियन ऑलिव रिडले टर्टल्स की नेस्टिंग ग्राउंड्स के लिए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है? पता है आपको? ऑलिव रिडले टर्टल इंडिया के अंदर जो है वो अपनी नेस्टिंग साइट्स है उनकी, मैंने आपको बताया ना, गरी माथा, ऋषि कुलिया, देवी बीच, ये ध्यान में रखना आप। अरीवाड़ा बोलते हैं इसको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लेना आप। ठीक है। तो इसमें 5,5390 के से ज्यादा सरफेस पेट्रोल्स हम लोग करते हैं, यानी कि हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड जाकर वहां पर निगरानी रखती है कि कोई लीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही। इवन एरियल सर्वेलांस भी हम लोग करते हैं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह से जो है वो चेक करते हैं, राइट, हेलीकॉप्टर ड्रोन वगैरह से मॉनिटरिंग करते रहते हैं। 366 इलीगल फिशिंग बोट्स को हमने पकड़ा भी है, राइट। ड्रोन्स और एरियल मॉनिटरिंग से नेस्टिंग पैटर्न्स ट्रेस किए जाते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये ऑलिव रिडले टर्टल्स जाकर मास नेस्टिंग कर रहे हैं, यानी कि एक साथ जाकर भारी मात्रा में अंडे दे रहे हैं। फिशरमैन जोन्स पर नजर रखी जाती है कि कौन सा फिशरमैन लीगल है कि इलीगल है, पूरा उन पर निगरानी रखी जाती है। एनजीओ के साथ एमओयू भी कंडक्ट करी है। ठीक है। टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस को प्रमोट किया फिशिंग कम्युनिटी के बीच में। मरीन पॉल्यूशन ना हो उस पर टारगेट किया गया, अवेयरनेस क्रिएट की गई फिशरमैन के बीच में कि इसको हमें बचाना है। तो ये सब चीजें हमने करी। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं हम लोग, ड्रोन्स वगैरह का उपयोग कर रहे हैं, देखो बताया ना हमने, एरियल मॉनिटरिंग वगैरह कर रहे हैं, सेम चीज लिखी है यहाँ पर, रिपीट कर दी इन लोगों ने। अब देखो, हाँ मैं जो बोल रहा था आपको वही है, अरीवाड़ा। ये देखो यहाँ पर दिखेगा आपको, ये लिख लेना भैया, ये चीज पूछ सकते हैं आप। थाउजेंड ऑफ फीमेल जो है वो तट पर आती हैं और वहां पर अंडे देती हैं, उस चीज को हम लोग अरीवाड़ा कहते हैं। अरीवाड़ा एक फिनोमिना है। ऑलिव रिडले टर्टल क्वेश्चन आ सकता है, इसका साइंटिफिक नेम, तो उसका साइंटिफिक नेम भैया ये लिख लो जो जैसा लिखा हुआ है यहाँ पर, लेपिडोचेलिस, लेपिडोचेलिस ओलिवैसिया, ओलिवैसिया। और इनका साइज जो होता है वो हार्ट शेप्ड शेल का होता है। 45 किलो एवरेज वेट इनका होता है। इंडियन पैसिफिक और एटलांटिक ओशियन में ये पाए जाते हैं। एरीबाड़ा के लिए जाने जाते हैं, नवंबर से अप्रैल के बीच में रही अंडे देते हैं। छोटी छोटी मछली, जेली फिश वगैरह, ये सब एल्गी हुई, काई हुई, ये सब खा लेते हैं ये लोग। जेली फिश हुई, मॉलस्कस हुआ, क्रूटेशियंस जो छोटी छोटी, आपने ये पढ़ा होगा एनवायरमेंट की क्लास में, तैरते हैं ना बिना, यानी कि जिनके पास स्विम करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, वही होते हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्रूटेशियंस। पानी पे मौजूद जो प्रजाति होती है, स्पीसीज की एक वैरायटी होती है। चलिए, बस यही था ये पूरा ओवरऑल टॉपिक। और इनको खतरा आपको जो है वो ऑलरेडी पता है, बहुत खतरा है इनको। इलीगल ट्रॉलिंग नेस्टिंग जोन्स के पास हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं, यानी कि फिशरमैन आते हैं और इनको पकड़ के ले जाते हैं इलीगली। कोस्टल क्षेत्र में पॉल्यूशन होने के कारण भी ये प्रॉपर अंडे नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है। फिशिंग नेट्स में फंसकर मौत हो जाती है इनकी कई बार। इनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, यानी कि जहां पर ये आते हैं तो वो क्षेत्र ही खत्म होता जा रहा है। तो ये इन सब फैक्टर्स के कारण इनकी बहुत ज्यादा मौतें भी हो रही हैं।
अच्छा, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये कौन सी कैटेगरी में है, कोई मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स पे लिखकर? ऑलिव रिडले टर्टल आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ था वल्नरेबल कैटेगरी। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। काफी खतरा है इन लोगों को। बस। ठीक है, तो हम लोग ऑलिव रिडले टर्टल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो इनको इनको इनका हैबिटेट खराब हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करें, लोगों के बीच में अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करें, प्रमोट करें कि भाई फिशिंग करो तो सस्टेनेबल तरीके से करो, टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइसेस को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो, जिससे कि टर्टल जो है फंसे ना आपके फिशिंग नेट में। तो ऑपरेशन ऑलिविया ध्यान में रखना, इंडियन कोस्ट गार्ड का ऐसा ऑपरेशन है जो ऑलिव रिडले टर्टल को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशली बनाया गया है, तैयार किया गया है। दैट्स इट। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ गाइस आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से, और ये फ्यूचरिस्टिक और रिफॉर्म ओरिएंटेड टॉपिक है गाइस, इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में नए सुधार। जीएस पेपर 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक पॉलिसी और इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में भी। आओ डिस्कस करेंगे। गाइस, सरकार ने एक्टिवली एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में संशोधन कंसिडर कर रही है। सरकार एक्टिवली चाह रही है कि अब इन दो कानून के अंदर संशोधन हो जाए, चेंजेस आ जाएं। लिख लो दोनों कानूनों के नाम। ये दोनों कानून जो आपको दिख रहे हैं ना, CLNDA और AEA, इनमें सरकार चाह रही है कि अब ये लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करवाएं न्यूक्लियर पावर जनरेट करने में। खतरा भी बढ़ सकता है, प्राइवेट सेक्टर के घुसने से बड़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं, और इस सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर का घुसना थोड़ा सा टेंशन वाला भी बन सकता है गुरु। तो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन ये अलाउ करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये करना चाहिए, इस न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट, या न्यूक्लियर वाले एरिया में प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट, क्या सही होगा ये? मेरे हिसाब से अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन सामने रखूं तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है, ये कह रही है सरकार कि इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो भाई पैसा चाहिए तो दूसरे रूट के थ्रू ला सकते हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो इन्वॉल्व करोगे तो दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। इवन ये बोल रहे हैं कि फॉरेन इंडस्ट्रीज को भी ये, मतलब भाई देश की इंडस्ट्रीज तो ठीक है, बट फॉरेन इंडस्ट्रीज को भी ये इन्वॉल्व करेंगे। और इनका टारगेट ये है कि 100 गीगावाट इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करना 2047 तक। ये तो ठीक है कि न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, और यही आज की डिमांड है और फ्यूचर की डिमांड भी है। बट द पॉइंट इज दैट प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट खतरनाक है गुरु। तो मुझे नहीं लगता कि आगे चल के सरकार सोच विचार तो कर रही है, बट इसको सहमति मिल पाएगी इस संशोधन को, देखा देखा जाएगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए। आपकी ओपिनियन मुझे आप कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताएंगे। ये इनका ये वाला टारगेट जरूर लिख लेना, जितनी चीज बस बोलूंगा इस टॉपिक में सिर्फ उतनी चीजें ही लिखनी है। अब देखिए, 20,000 करोड़ का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लॉन्च किया गया, जिसका गोल है 2033 तक 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। याद आ रहा है कुछ दिनों पहले SMRs के बारे में मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था आपसे कि किससे एसोसिएटेड होते हैं, तो न्यूक्लियर से। तो ये बोल रहे हैं कि 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स ये डेवलप करेंगे और चालू कर देंगे 2033 तक, और उसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन इन्होंने लॉन्च किया है। लिख लेना भैया, ये टारगेट के साथ पूरी चीज है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बस कानून लिख लो, और कानून के बारे में पता होना चाहिए आपको। CLNDA 2010 क्या है ये लिख लो। इसका पर्पस था न्यूक्लियर डिजास्टर के केस में, यानी कि जब भी कोई न्यूक्लियर दुर्घटना घटती है तो उस दौरान जो पीड़ित होते हैं, विक्टिम होते हैं, उनको फास्ट और पर्याप्त कंपनसेशन मिल सके, मुआवजा उनको जल्दी मिल सके और पर्याप्त मुआवजा मिल सके बिना किसी लेंदी लीगल प्रोसेस के, ये कहता है CLNDA एक्ट। इसके अंदर ऑपरेटर जो होते हैं उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सप्लायर लाइबिलिटी भी इनिशियली डिफाइन थी, जिसे आसान करने की बात रिफॉर्म्स में हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं रिफॉर्म करते वक्त पब्लिक सेफ्टी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के बीच में बैलेंस बनाना सबसे क्रिटिकल चैलेंज है गाइस।
इन्वेस्टर इन्वेस्ट तो करता है, बट जब कहीं दुर्घटना घटती है तो वो अपने पैसा देने से साफ सबसे पहले मना करता है कि मैं नहीं दूंगा भाई। यहाँ पर ये एक बड़ी समस्या है। और पब्लिक सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो न्यूक्लियर जैसे एरियाज में जो है वो इस रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट, चलो ठीक है आप कर सकते हो, बट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट प्राइवेट सेक्टर का तो दिक्कत है भाई। प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट एज अ शेयर के तौर पर आप करवा सकते हो, बट अगर उन प्राइवेट सेक्टर का अगर एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट होने लगा तो इट कैन बिकम डेंजरस ऑल्सो। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती है। भोपाल गैस डिजास्टर आपने देखा ही हुआ है। यूनियन कार्बाइड, पता है ना आप सभी लोगों को, कौन सी गैस निकली थी उसमें? मीथाइल आइसोसाइनाइड, वेरी डेंजरस गैस। उसके इफेक्ट आज भी, और यहां तो बात हो रही है न्यूक्लियर की। एक छोटी सी भी गलती एक बड़े हादसे की तरफ इशारा कर सकती है। अब इंडिया को रिफॉर्म की क्यों आवश्यकता है भाई? सुधार की आवश्यकता है, नो डाउट, सुधार होना चाहिए। बट द पॉइंट इज दैट भाई कि ये देखो आप, पॉइंट इज दैट सुधार जो है वो पब्लिक सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए नहीं होना चाहिए। तो इंडिया की बढ़ती एनर्जी की डिमांड है, तो हमें चाहिए अभी इन्वेस्टमेंट चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी पे, दैट इज जस्टिफाइड। क्लाइमेट चेंज के गोल्स हैं, हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी है। क्लीन बेस लोड एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हमें, सोलार और विंड उतने वो नहीं है, मतलब कि डिमांड को फुलफिल कर पाए कंप्लीटली। प्राइवेट कैपिटल की हमें जरूरत है, पब्लिक फंड्स काफी लिमिटेड हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स ये जल्दी भी बन जाते हैं, सेफ भी होते हैं, और इसको आप अच्छी तरीके से ऑपरेट भी कर सकते हो विदाउट एनी रिस्क। मतलब रिस्क तो है बट ज्यादा रिस्क नहीं है। स्मॉल मॉड्यूलर मॉड्यूलर रिएक्टर्स इसलिए आज की डेट में बढ़िया है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसके दो तीन पॉइंट चाहो तो लिख लो। इसका साइज जो है वो काफी छोटा होता है, इसमें आप ये पॉइंट लिख सकते हो, कॉम्पैक्ट साइज। ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर किस लिए जाना, कॉम्पैक्ट साइज के लिए। इसको जल्दी बना सकते हो, तो ऐसे लिख लो, फास्ट मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन। फिर मॉड्यूलर डिजाइन होता है इसका, कि आप इसको असेंबल भी इजीली कर सकते हो। इसमें पैसिव सेफ्टी फीचर होता है, मेल्ट डाउन रेजिस्टेंट होता है ये। जैसे हमारे घर पे फॉर एग्जांपल हाई वोल्टेज एकदम आ जाता है तो कटआउट नहीं गिर जाता, सेम उसी तरीके से इसमें मेल्ट डाउन रेजिस्टेंट है, पैसिव सेफ्टी फीचर है। फिर लोअर कैपिटल कॉस्ट है, राइट? ट्रेडिशनल बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट के कंपैरिजन में यहाँ पर पैसा कम लगता है। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो 300 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की क्षमता रखते हैं, इनको आप दूर दराज के एरिया में रख सकते हो, रिमोट एरियाज वगैरह में। फिर इसके अलावा चिंता वाली बात भी बहुत ज्यादा है। चिंता वाली बात तो यार सबसे बड़ी यही है, एक जो मुझे लगती है, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक का डर। पास्ट में एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं, फुकुशिमा का एक्सीडेंट देख लो आप, शेरनोबिल का एक्सीडेंट देख लो आप, है ना, यूक्रेन वाला, याद आ रहा है? फिर वेस्ट को आप कैसे डिस्पोज करोगे, हैं, सेफली। बहुत सारी चीजें हैं भाई। इसमें यूरेनियम इंपोर्ट के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, तो उसमें ये यूरेनियम का भी एक इशू है, फ्यूल का। या फ्यूल जो है वो इसका लाना तो पड़ेगा यूरेनियम। तो क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप न्यूक्लियर सेक्टर जैसे सेंसिटिव एरिया में सही स्टेप है? मेरे को तो पर्सनली बताऊं मैं तो, ये नहीं है, नहीं करना चाहिए। इसमें एक छोटा सा भी रिस्क जो है वो मैंने आपको बताया ना, छोटी सी भी गड़बड़ी एक बड़ी दुर्घटना की तरफ इशारा करेगी। तो यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक, और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। इसमें जो ये दो चीजें जो हैं, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, ये इसके पूरे फीचर लिख लेना। सिर्फ वाली चीज, कंपनसेशन भी इसमें बताया हुआ है, गवर्नमेंट जो है वो एडिशनल कंपनसेशन प्रोवाइड कराती है। 2100 से लेकर 2300 करोड़ रुपए का, अगर डैमेज जो है वो 1500 करोड़ से एक्सीड हो जाए तो। और ऑपरेटर को अपने पास 1500 करोड़ रुपए मिनिमम मेंटेन करने रखते हैं, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल सिक्योरिटी के थ्रू। तो ये चीज है। फिर एटॉमिक एनर्जी एक्ट भी लिख लेना, पूरी चीज लिखेंगे आप, ये दोनों कानून के बारे में पूरी जितने भी फीचर्स वगैरह है ना, ये पूरे एक एक करके पूरे लिखिए आप। ये पूरे फीचर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होती है न्यूक्लियर एनर्जी के सभी एस्पेक्ट से रिलेटेड। इसी को तो अब ये डाइल्यूट कर रहे हैं यार, यही तो दिक्कत है। न्यूक्लियर मिनरल्स की डिस्कवरी करना, यूरेनियम, थोरियम,
जो भी डिस्कवरी हो रही है उसको रिपोर्ट किया जाए। गवर्नमेंट ऑथोराइज है कि वो मिनरल एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लैंड पर भी कंडक्ट कर सकती है नोटिस देकर, और कंपनसेशन देगी। लाइसेंस कंपनी ही सिर्फ ऑपरेट करेगी एटॉमिक एनर्जी सेक्टर में। लाइसेंस के टर्म्स का उल्लंघन होगा, रेगुलेटरी प्रोसेस का उल्लंघन होगा, या फॉल्स डिक्लेरेशन करोगे तो सख्त कार्रवाई होगी। प्राइवेट सेक्टर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब इसी चीज को तो ये लोग संशोधित कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये दिक्कत वाली कहानी बढ़ सकती है भाई। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स करती है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो कंट्रीब्यूट करें 50%, 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी टारगेट का जो 2047 तक अचीव करना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। बस कंप्लाइंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, और करप्शन जब होता है तो उसमें कंप्लाइंसेस जो है वो वीक होते हैं। बस यही था इस पूरा वाला टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज समझ में आई होगी अच्छे से। हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म्स डेवलप्ड बाय CSIR-NAL। ठीक है। स्ट्रेटोस्फेरिक फ्लाइट के लिए जो है वो उसको डिजाइन जो है वो किया गया है। HAP, हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म्स, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है गाइस ये। याद आ रहा है ये चीज? ये पढ़ाया मैंने आपको ये टॉपिक, याद करो। पढ़ाया है। अभी जो टेररिस्ट अटैक जो हम लोग को देखने को मिले हैं, उसके बाद जो हमने एयर स्ट्राइक वगैरह वगैरह कंडक्ट करी थी, तो सर्विलांस के लिए हमने ये हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किए थे। एक बड़ा सा गुब्बारा जो ऊपर जाता है, और निगरानी रखने के लिए ये काफी हाइट पे जो है ये पहुंच जाता है, और प्रॉपर सर्विलांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जाना जाता है। याद आ रहा है? तो ट्राई करो उसका आंसर देने की। पढ़ाया नहीं वाला टॉपिक मैंने आपको। एटोमाइजर्स लिख लो ये। एटोमाइजर्स, अल्ट्रासोनिक एटोमाइजर जो है हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन का उपयोग करते हैं फाइन नैनोसाइट्स साइज ड्रॉपलेट बनाने के लिए। रिलेटिव स्पैन, अरे यार ये मुझे क्यों लगता है कि इन लोग इस तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं ना, ये इसमें क्यों दे देते हैं? ये मैं बोलूंगा इनसे, टीम से। एटोमाइजर्स, इसको गाइज आप इसको फोटो जो है वो इसकी देखना एक बार गूगल पे। RSF, ये एक एटोमाइजर है, एटोमाइजर इंडिकेटर। रिफ्लेक्ट करता है ये ड्रॉप साइज यूनिफॉर्मिटी को। नहीं भाई, ये एटोमाइजर का टॉपिक जो है वो मैं कम टीम से बोलूंगा कि अलग से जो है वो इसको मेंशन करो डिटेल में। तो याद रहेगा, एक दो दिन में आपके पास जो है आ जाएगा, मैं टीम से बोल देता हूँ। एटोमाइजर्स एग्रीकल्चर, डिजास्टर सेफ्टी, इंडस्ट्रियल और हेल्थ केयर डोमेन में जो है ये उपयोगी होते हैं। एक मिनट रुको, मैं आपको इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है वो देता हूँ। लिखते भी जाना, ठीक है? अब आप, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है यार, क्या बोले आप। तभी मुझे जो है वो गुस्सा आती है कि भाई ऐसे टॉपिक्स जो है वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नहीं होने चाहिए। चलो लिखो, ये एक डिवाइस होती है, पहला पॉइंट। पहला पॉइंट जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो लिखते जाओ, है ना? एटोमाइजर क्या है? एक डिवाइस है, पहला पॉइंट। जो किसी लिक्विड को बहुत छोटी ड्रॉपलेट्स, बूंदों में कन्वर्ट करती है। किसी भी किसी भी लिक्विड को बहुत छोटे ड्रॉपलेट में, बहुत छोटी बूंदों में कन्वर्ट कर देता है। ये डिवाइस है एटोमाइजर। एटोमाइजर, गूगल पर इसकी फोटो देखना आप आज ही, क्लास फिनिश करके। एटोमाइजर, समझ जाओगे कि ये एग्जैक्टली है क्या। अरे डिओड्रेंट से जैसे वो निकालते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं वो, एकदम डिओड्रेंट दबाते तो वो छोटे छोटे बूंदे नहीं निकल कर आती हैं। बिल्कुल। यार उसका एक नाम और भी है, एरोजोल्स, है ना? तो वो वही है, बस ये डिवाइस है जो एरोजोल्स एक प्रकार से जनरेट करती है, सिंपल शब्दों में समझाऊं तो। ठीक है। अब ये एक बहुत ही स्प्रे जो है वो बना देती है। यानी कि आपने देखा होगा ना भाई, पानी वाला भी जो स्प्रे होता है उसमें आप
स्प्रे करते हो तो वो बूंदे बूंदे टाइप की बहुत छोटी ड्रॉपलेट्स नहीं निकालती, वो डिवाइस है यार, एटोमाइजर। क्लियर? कितना इजी था ये। बट द पॉइंट इज दैट ऐसे पढ़ते हैं आप, देखो ये, इससे पढ़ोगे अल्ट्रासोनिक एटोमाइजर, यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है ना, ये नैनो साइज ड्रॉपलेट्स तैयार कर रही है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स का उपयोग कर रही है, उसको कन्वर्ट कर रही है लिक्विड में, है ना। तो ये सब चीजें जो इसमें लिखी हुई हैं वो मैं भी आपको समझाऊंगा, पर पहले ऐसे समझ में नहीं आएंगी, पहले तो उसको बिल्कुल तोड़ो। एटोमाइजर क्या है? एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा टूल जो कि एक लिक्विड को जो है वो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर रहा है। अब इसमें ये जो काम होता है ये तीन मेन तरीकों से होता है। इसमें एक मैकेनिकल, लिख लो आप इसके, तीन एटोमाइजर होते हैं, तीन एटोमाइजर। एक लिखो फर्स्ट मैकेनिकल, दूसरा अल्ट्रासोनिक, तीसरा न्यूमैटिक। पहला पहला मैकेनिकल, दूसरा अल्ट्रासोनिक और तीसरा न्यूमैटिक। न्यूमैटिक की स्पेलिंग बता रहा हूं मैं, PNEU, PNEU MATIC, PNEU MATIC। अब मैकेनिकल जहां लिखा है उस पर एक एरो बनाओ और लिखो प्रेशर से लिक्विड को छोटी बूंदों में तोड़ता है ये। जैसे गार्डन में अपने स्प्रे वगैरह नहीं करते हैं, या बालों पे आप उस पे पास जाते हो, बार्बर के पास, सैलून वगैरह जाते हो, तो सैलून में वो अपने सर पर वो स्प्रे नहीं करता, छ, 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 ऐसे बिल्कुल मुंह पे एकदम से, बिना बताए मुंह पे कर देता, तो गुस्सा आ जाती है एकदम से कि साले बताना तो चाहिए। तो वो जो होता है वो मैकेनिकल होता है, प्रेशर से लिक्विड को छोटी बूंदों में तोड़ा जाता है। दूसरा अल्ट्रासोनिक जो होता है ना, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग करते हैं। फेशियल स्टीमर, आपने कई बार देखा है, सेलों की बात करें अपन तो फेस पे जो स्टीम लगा देते हैं, बस वही है वो, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, इसका ये लोग उपयोग करते हैं। और तीसरा न्यूमैटिक ऑटोमाइजर जो होता है, ये कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करता है। किसका? कंप्रेस्ड एयर का। परफ्यूम में जो स्प्रे निकलता है ना, वो न्यूमैटिक ऑटोमाइजर है। परफ्यूम की बॉटल्स जब आप स्प्रे करते हो तो ऑटोमाइजर लिक्विड परफ्यूम को मिस्ट बना देता है। सैनिटाइजर स्प्रे होता है, एग्रीकल्चर स्प्रे स्प्रे के पंप होते हैं, तो ये सब इसके वो हैं एग्जाम्पल्स। तो यही है भाई ऑटोमाइजर। इसका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है, पेंट स्प्रे में उपयोग होता है। तो क्या चीजें समझ में आ गई आपको कि ऑटोमाइजर क्या है? ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करता है लिक्विड को मिस्ट में। इसका उपयोग आप परफ्यूम, इनहेलर, एग्रीकल्चर इंजन में कर सकते हो। मैकेनिकल, अल्ट्रासोनिक, न्यूमैटिक होता है ये। बस दैट्स इट। अब लिख लिख अब देख लो आप, अब देखो एक एक करके इसके ऑप्शंस समझते हैं अब। अल्ट्रासोनिक सोनिक ऑटोमाइजर, मैंने आपको क्या बोला? ये वेव्स का उपयोग जो है वो करता है। अभी मैंने आपको बताया ना, अल्ट्रासोनिक सोनिक ऑटोमाइजर क्या बताया था मैंने आपको, कि ये उपयोग जो है वो कर रहा है अल्ट्रासोनिक वेव्स का, है ना। तो लिख रहा है कि हाई, इन्होंने लिख दिया हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन का उपयोग कर रहे हैं छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनाने के लिए। सही बात है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग कर रहा है। दूसरा अगर हम देखें, RSF, रिफ्लेक्ट रिलेटिव स्पैन फैक्टर, जो ऑटोमाइजर का है, यानी कि वो कितनी दूर तक जाएगा, वो इंडिकेट करता है उसकी एनर्जी एफिशिएंसी, जो कन्वर्ट करता है लिक्विड को जो है वो स्प्रे में। तो क्या ये पॉइंट जो है वो सही है? आओ देख लेते हैं। नहीं है। ये रिफ्लेक्ट करता है ड्रॉप के साइज की यूनिफॉर्मिटी, एनर्जी की एफिशिएंसी नहीं। यूनिफॉर्म यानी कितने कितने सेम साइज के ड्रॉपलेट्स हैं, वो इसको जो है वो बता रहा है। क्या ही बोले, इसको प्रॉपर तरीके से इन लोग को देना चाहिए। बट ठीक है, आप समझ में तो आइए आपको कि ऑटोमाइजर जो है वो क्या है। इसका उपयोग आप बहुत सारी जगहों पर कर सकते हो, डिजास्टर सेफ्टी, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर डोमेन्स, एग्रीकल्चर में। ठीक है। सिर्फ एयर असिस्टेड ऑटोमाइजर जो होते हैं वो कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं। दूसरे टाइप के अल्ट्रासोनिक, प्रेशर स्यूरिल, नैरो चैनल ऑटोमाइजर जो है वो अलग अलग प्रिंसिपल्स पर रिलाय करते हैं। कुछ नहीं था ये टॉपिक के अंदर, ऑटोमाइजर क्या होता है बस ये पूछेंगे आपसे, दैट्स इट। इतना डेप्थ में जो है वो नहीं जाने की आपको आवश्यकता है। अब ट्राई करो इस क्वेश्चन का, इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ट्राई करो इसका आंसर देने की। इलेक्टोरल बॉन्ड भी टॉपिक मैं आपको काफी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। और ये है ज्ञान सर, और ज्ञान सर के बैचेस इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं साइन ऑफ करता हूँ, मेरा नाम है कमलाक्ष झा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय श्री महाकाल।